लेक्चर नंबर 3 ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बात की, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, रिबा के बारे में डिटेल से बात की। इसके अलावा मुशारका के ऊपर हमने बात की जब हमने स्टार्ट किया डिस्कसिंग दी इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो मुशारका को पूरी डिटेल में डिस्कस किया। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट डिमिनिशिंग मुशारका। ये एक टाइप है मुशारका का। मुशारका बिज़नेस में हमने ये बात नहीं की थी कि किसी एक पार्टनर का शेयर जो है वो उसमें ग्रेजुअली कम होता जाएगा, या सपोज़ आपने बैंक से फाइनेंसिंग ली और बैंक आपके साथ पार्टनर बना तो उसका शेयर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाएगा और जो क्लाइंट है उसका शेयर बढ़ता जाएगा। हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। हमने उसमें यही कहा था कि पार्टनर्स बनते हैं एक बिज़नेस को ओन करने में, उसको मैनेज करने में, और प्रॉफिट वो शेयर करते हैं और लॉस भी शेयर होता है उनके बीच में। ये जो कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मुशारका, ये रिसेंट पास्ट में डेवलप हुआ है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ ही साल हुए हैं, और ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनके अंदर ये यूज़ होता भी है। वो प्रोवाइड करते हैं आपको डिमिनिशिंग मुशारका बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, According to this concept, a financier and his client participate either in the joint ownership of a property or an equipment or in a joint commercial enterprise. आप कोई इक्विपमेंट लेना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास उसके लिए जो फ़ंड्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं, पैसे आपके पास पूरे नहीं हैं, कुछ आपके पास हैं, कुछ आपको फाइनेंसिंग चाहिए, तो इस केस में आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, इस्लामिक बैंक को, और बैंक आपको डिमिनिशिंग मुशारका बेसिस पे फाइनेंसिंग वो प्रोवाइड करेगा और आपके साथ पार्टनर बन जाएगा। द शेयर ऑफ द फाइनेंसर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ़ यूनिट्स। फिर इस्लामिक बैंक जो आपको फाइनेंसिंग देगा और वो आपके साथ पार्टनर बन जाएगा, तो उसकी जो ओनरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है इनटू डिफरेंट यूनिट्स। अगर 10 साल में आपने रीपेमेंट करनी है, 10 साल के लिए फ़ाइनेंसिंग आप ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अगर आप 20 साल के लिए ले रहे हैं फाइनेंसिंग तो डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। सिमिलरली 5 में डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। मंथली बेसिस भी आप कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं, आप एनुअल बेसिस पे कर सकते हैं, वट एवर द केस इज़। लेकिन जो फाइनेंसर है, बैंक है, उसकी जो ओनरशिप है आपके साथ, आपकी प्रॉपर्टी में, एसेट में या आपके बिज़नेस में, उनके डिफरेंट यूनिट्स बना दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द फाइनेंसिंग पीरियड। जो जितना भी टाइम है जिसके लिए आप फाइनेंसिंग ले रहे हैं। द क्लाइंट विल परचेज द यूनिट्स ऑफ द शेयर ऑफ द फाइनेंसर 1 by 1 पीरियोडिकली। फिर आप जो बैंक ने आपको फाइनेंसिंग दी है और आपके साथ पार्टनर बना है आपके बिज़नेस के अंदर, आपके एसेट के अंदर, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप उस बैंक के उसकी जो ओनरशिप है उसमें, उस एसेट में, उसको आप पीरियोडिकली परचेज़ करते जाएंगे 1 by 1। जो हमने पहले बात की ना कि यूनिट्स बना दिए जाते हैं, तो उसमें से हर एक यूनिट को आप पीरियोडिकली आप परचेज़ करते जाएंगे। Thus increasing his own share until all the units of the financer are purchased by him। इससे क्या होगा कि जो क्लाइंट है जिसने बैंक से फाइनेंसिंग ली है उसका शेयर ऑफ़ ओनरशिप बढ़ता जाएगा, और बैंक का जो शेयर ऑफ़ ओनरशिप है उस एसेट के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो कम होता जाएगा। So as to make him the sole owner of the property or the commercial enterprise। तो इस हिसाब से फिर जितना टाइम गुजरता जाएगा आपका शेयर बढ़ता जा रहा है, बैंक का कम होता जा रहा है, तो फिर एक दिन आएगा जब आप उस प्रॉपर्टी, उस घर के या उस एसेट के या उस बिज़नेस के सोल ओनर बन जाएंगे। वो टोटली कम्प्लीटली आपकी ओनरशिप में आ जाएगा और बैंक का जो उसमें उस ओनरशिप शेयर था वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर। सपोज़ आपको एक घर चाहिए और घर की जो प्राइस है वो है 10 मिलियन रुपीज़, 1 करोड़ रुपए। आपके पास हैं 20 लाख रुपए, 2 मिलियन, सो ऑब्वियसली यू नीड फर्दर 8 मिलियन रुपीज़, 80 लाख रुपए आपको और चाहिए। तो आप गए इस्लामिक बैंक के पास और आपने उनसे कहा कि आई नीड अ हाउस और मुझे उसके लिए 80 लाख रुपए फाइनेंसिंग चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका। तो बैंक ने आपको दे दिए 80 लैक्स हैं, 8 मिलियन, वो आपको बैंक ने दे दिए, और बाकी जो आपकी तरफ से उसमें शेयर था 20 लाख रुपीज़, 2 मिलियन, वो आपने प्रोवाइड कर दिया और आपने घर ख़रीद लिया। ठीक है। अब इसके बदले में एक
क्लाइंट और बैंक के बीच में, आपके और बैंक के बीच में एक टाइम डिसाइड होगा, टर्म ऑफ द डिमिनिशिंग मुशारका। लेट्स से वो 10 ईयर्स हो सकता है, वो 5 ईयर्स हो सकता है, वो 3 ईयर्स हो सकता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द क्लाइंट एंड द बैंक। आप जितने टाइम के अंदर उसकी रीपेमेंट कर सकते हैं तो वही टाइम आप बता दें बैंक को। बैंक आपको उस हिसाब से जो शेड्यूल है वो बता देगा कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी बनेगी और आप रेंट इतना पे करेंगे वगैरह वगैरह। तो जो आपको बैंक ने 8 मिलियन रुपीज़ दे दिए और आपने उसमें 20% जो आपका शेयर है 2 मिलियन का, 20 लाख का, वो आपने प्रोवाइड कर दिया। आप टोटल प्राइस थी 1 करोड़, इसमें से 20 लाख आपने दिए, 80 लाख बैंक ने दिए। तो बैंक क्या, उसकी जो ओनरशिप है वो इसमें 80% की है, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ में 80 लाख उसके हैं, और 20% ओनरशिप आपकी है क्योंकि 1 करोड़ में से 20 लाख आपके हैं। तो यू बिकम द 20% ओनर ऑफ द हाउस एंड बैंक विल बी द 80% ओनर ऑफ योर हाउस। घर आपके पोजेशन में आ जाएगा, घर आप ही का होगा, आप उसमें रहें, जो कुछ भी करें आप उसको रेंट पे चढ़ाएं, जो करना है आप करें, आपकी पोजेशन में घर होगा, लेकिन उसकी ओनरशिप में 80% शेयर वो बैंक का है। आप क्या करेंगे कि आप रेंट पे करेंगे, बैंक को आप रेंट पे करेंगे उस घर का, ठीक है, क्योंकि बैंक आपके साथ पार्टनर तो बना, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है आपके और बैंक के बीच में, एग्रीमेंट होगा जिसमें बैंक अपनी जो ओनरशिप है वो आपको लीज़ पे दे देगा, ठीक है। आप बैंक की 80% ओनरशिप को लीज़ पे ले लेंगे और उसके बदले में आप उसको लीज़ पेमेंट करते रहेंगे, मतलब रेंट पे करते रहेंगे। अब मंथली बेसिस पे आप रेंट पे करेंगे और साथ में अब हर महीने है ये आपके और बैंक के बीच में होगा, या आप हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद आप उस घर की टोटल प्राइस में जो बैंक ने आपको पैसे दिए हैं 80 लाख, उसमें से एक यूनिट, लेट्स से इसको 8 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 10 लाख के आप यूनिट्स बना लें, तो आप उन 8 यूनिट्स में, बैंक के 80 लाख हैं तो 8 यूनिट्स बनते हैं, उन 8 यूनिट्स में से आप एक यूनिट परचेज़ कर लेंगे, ठीक है, वेदर दैट इज़ आफ्टर 1 मंथ और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, जो भी आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट है। तो इस तरह से जब आप उसमें से एक यूनिट ख़रीद लेंगे तो अब आप 30% के ओनर बन गए और बैंक जो है वो 70% का ओनर रह गया। अब आप जो रेंट पे करेंगे वो उसकी 80% की ओनरशिप पे नहीं होगा, अब उसकी ओनरशिप बैंक की जो है वो 70% रह गई है, तो आप 70% ओनरशिप के हिसाब से रेंट पे करेंगे। अब रेंट की पेमेंट भी कम हो जाएगी। फिर आप अगले पीरियड के बाद जो भी डिसाइड हुआ है, सपोज़ 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स के बाद आप एक और यूनिट परचेज़ कर लेंगे। नाउ यू आर द 40% ओनर ऑफ द हाउस वाइल बैंक इज़ 60% ओनर ऑफ द हाउस। अब आप 60% के हिसाब से उसको रेंट पे करेंगे जब तक कि अगला यूनिट आप परचेज़ नहीं कर लेते। इस तरह करते करते आप एक एक यूनिट परचेज़ करते जाएंगे और अल्टीमेटली आप उसके सोल ओनर बन जाएंगे और बैंक जो है वो टोटली उसकी ओनरशिप उस घर में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से बैंक के और क्लाइंट के बीच में जो डिमिनिशिंग मुशारका था, जो फाइनेंसिंग पीरियड था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये तो था जब आपको घर चाहिए। इसके अलावा आप टैक्सी चलाना चाहते हैं, आपको उसके ऊपर पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से उसमें जो भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप करेंगे और बाकी जो चाहिए आपको वो बैंक देगा। और उस टैक्सी को चलाने के लिए बैंक एक रेट मुकर्रर करेगा रेंट का, क्योंकि वो आपको अपनी ओनरशिप सेल करेगा, लीज़ पे देगा। तो आप लीज़ पे लेते हैं उसकी ओनरशिप बैंक की और उसके ऊपर आप रेंट पे करते रहेंगे। और इसी तरह जो घर की एग्जांपल हमने ली, आप ग्रेजुअली एक एक यूनिट ऑफ द बैंक्स ओनरशिप आप ख़रीदते जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेजुअली आपकी ओनरशिप उसमें बढ़ती जाएगी और बैंक की ओनरशिप कम होती जाएंगी। अल्टीमेटली यू विल बिकम द सोल ओनर ऑफ द टैक्सी। इसी तरह रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ पैसे आपके पास हैं और बाकी पैसे आपको बैंक से चाहिए, तो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा फाइनेंसिंग और वो पार्टनर बन जाएगा आपके बिज़नेस के अंदर। और फिर आप उससे रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं वो आप ख़रीदें, सेल करें, ला के रिटेल मार्केट में होलसेल से ख़रीदें, रिटेल में सेल करें और बदले में आप उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वो आपको अपनी ओनरशिप लीज़ पे नहीं दे रहा बल्कि आपसे प्रॉफिट में शेयर ले रहा है। और एक पीरियड के बाद जो भी डिसाइड हुआ है, आप उसमें से जो ओनरशिप है बैंक की, उसमें से एक यूनिट परचेज़ कर लेंगे। फिर उसका जो प्रॉफिट रेशो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ओनरशिप बढ़ रही है और साथ में बैंक की ओनरशिप कम होती जा रही है, तो प्रॉफिट शेयर भी आपका बढ़ता जा रहा है, बैंक का कम होता जा रहा है। फिर ग्रेजुअली इस तरह करते करते
अल्टीमेटली आप सोल ओनर बन जाएंगे उस बिज़नेस के और बैंक जो है वो टोटली निकल जाएगा आपके बिज़नेस से। इसी तरह आप कंप्यूटर्स लैपटॉप का बिज़नेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई एसेट के लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए, मशीनरी इक्विपमेंट आपने फाइनेंस करवाना है, आप किसी चीज़ के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं डिमिनिशिंग मुशारका का मोड ऑफ फाइनेंसिंग। अब इसको इन स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो हाउस फाइनेंसिंग की एग्जांपल हमने डिस्कस की, तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप और बैंक मींस द क्लाइंट एंड द बैंक बोथ ऑफ देम क्रिएट अ जॉइंट ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी। जो घर की एग्जांपल हमने ली ना, तो उस प्रॉपर्टी उस घर के अंदर जो बैंक है और क्लाइंट है वो दोनों जॉइंट ओनरशिप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप 20% की फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस प्राइस में 20% आपकी तरफ से है और 80% बैंक की तरफ से। अच्छा, ये रेशो फिक्स नहीं है, डिफरेंट हो सकता है, आपके पास 30% फंड्स हो सकते हैं, 70% आपको बैंक से चाहिए, जो भी केस हो, ठीक है। तो अब दोनों उस घर के ओनर बन जाएंगे। फिर द फाइनेंसर लीजेज हिज शेयर इन द हाउस टू हिज क्लाइंट एंड चार्जेस रेंट फ्रॉम हिम। बैंक, जिस तरह हमने बात की, बैंक आपको अपना शेयर ऑफ ओनरशिप वो लीज पे दे देगा और बदले में उसी जो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है बैंक की, उसके ऊपर वो आपसे रेंट चार्ज करेगा। द क्लाइंट परचेजेज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द अनडिवाइडेड शेयर ऑफ द फाइनेंसर। क्योंकि आपका शेयर अभी डिवाइड नहीं हुआ कि उसमें से आपको भी मिल रहा है अलग से और उसको अलग से मिल रहा है, बल्कि सारा जो है वो आप ही के पास है, पोजेशन आपके पास है। बैंक ने भी अपनी जो ओनरशिप है वो आपको लीज पे दे दी है, तो उस अनडिवाइडेड शेयर जो है बैंक और आपका, उसमें से आप उसको अपना रेंट पे करते जा रहे हैं और साथ में जो उसकी ओनरशिप है उसके यूनिट्स वो आप ग्रेजुअली एक एक करके परचेज़ करते जा रहे हैं। तो इस तरह से एंड में फिर वो सारे यूनिट्स आप परचेज़ कर लेते हैं एंड यू बिकम द सोल ओनर ऑफ़ योर हाउस। तो ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। लेकिन इसमें आप अगर देखें तो इसमें सब कुछ एक साथ हो रहा है, मतलब जॉइंट ओनरशिप भी बन रही है, साथ में वो आपको जो अपना शेयर ऑफ ओनरशिप है वो लीज़ पे भी दे रहा है और बदले में आप उसके जो यूनिट्स ऑफ शेयर हैं वो भी आप परचेज़ करते जा रहे हैं। तो अपेरेंटली ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे एग्रीमेंट्स एक साथ हो रहे हैं एंड वन इज़ हैपनिंग आफ्टर द अदर। तो ये जायज़ नहीं है इस्लाम में कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए किसी और ट्रांजैक्शन को प्री रिक्विजिट बना लें, एक प्री कंडीशन बना लें कि ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तब होगी जब ये पिछली वाली कंडीशन पूरी होगी। तो ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि द जॉइंट परचेज एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज मे बी जॉइंट इन वन डॉक्यूमेंट। इसको तो आप एक साथ मिला सकते हैं, ठीक है, ये जायज़ है शरिया में कि जॉइंट ओनरशिप भी आप कर लें किसी प्रॉपर्टी में और फिर अब जो बैंक का ओनरशिप शेयर है वो आपको लीज़ पे दे दे एट द सेम टाइम, क्योंकि लीज़ जो है ये फ्यूचर डेट में हो सकती है कि आप फ्यूचर किसी डेट से लीज़ स्टार्ट कर लें। तो ये दोनों आप एक कॉन्ट्रैक्ट में कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा स्टेप जिसमें आप यूनिट ऑफ शेयर जो यूनिट्स ऑफ शेयर है बैंक के वो आप परचेज़ करेंगे, तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। इसको आप नहीं ऐड कर सकते इस सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसमें बाकी 2 हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एट द सेम टाइम द क्लाइंट मे साइन वन साइडेड प्रॉमिस टू परचेज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द शेयर ऑफ द फाइनेंसर periodically, and the financier may undertake that when the client will purchase a unit of his share, the rent of the remaining units will be reduced accordingly. इसमें आप प्रॉमिस कर सकते हैं बैंक के साथ, यूनिलैटरल प्रॉमिस, जो सिर्फ आपकी तरफ से होगा। मतलब आप ऑफ़र नहीं देंगे, क्योंकि ऑफ़र जब आप देते हैं कि आई विल बाय दीज मच शेयर्स ऑफ योर ओनरशिप या यूनिट्स ऑफ योर ओनरशिप, और आगे से बैंक उसको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, क्योंकि जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपकी तरफ से प्रॉमिस होगा। प्रॉमिस करके देंगे लिख के बैंक को कि मैं आपके यूनिट्स ऑफ ओनरशिप जो हैं वो परचेज़ करूँगा, ठीक है। और बैंक फिर आगे से ये बता सकता है आपको कि आपने कब परचेज़ करना है, वो टाइम डिसाइड हो सकता है दोनों के बीच में। ये चीज़ फिर जायज़ है। तो पहले 2 स्टेप्स जो हैं इसको आप कंबाइन कर सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, और जो तीसरा है ये एक यूनिलैटरल प्रॉमिस होगा, वन साइडेड प्रॉमिस होगा बाय द क्लाइंट। अच्छा, अब डिटेल स्टेप्स जो ट्रेड में है, जो रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप बिज़नेस की हमने बात की, उसमें फिर क्या होगा?
अच्छा, टैक्सी का मोर और लेस सेम है। जो अभी हमने हाउस फाइनेंसिंग के लिए डिटेल स्टेप्स पढ़े ना, वही चीज़ें उसमें भी हैं कि वन साइडेड प्रॉमिस होगा तीसरा, सिर्फ उसमें डेप्रिसिएशन का ख्याल रखना होगा। ट्रेड में क्या होगा, द अरेंजमेंट इज सिंपली अ मुशारका वेयर बाय टू पार्टनर्स इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इन अ जॉइंट एंटरप्राइज। मैंने आपको इससे पहले बताया जब हम डिस्कस कर रहे थे रेडीमेड गारमेंट्स का, कि आपके साथ बैंक पार्टनर बन जाएगा और ये मुशारका बिज़नेस बन जाएगा जब वो आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा आपके साथ आपके बिज़नेस में। परचेज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द शेयर ऑफ द फाइनेंसर बाय द क्लाइंट, फिर आप परचेज़ करेंगे। सेकंड स्टेप में ये है कि आप उसके जो यूनिट्स ऑफ शेयर हैं वो आप परचेज़ करते जाएंगे ग्रेजुअली। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रॉमिस बाय द क्लाइंट। अगेन यहाँ पे भी ये बात है कि कंबाइन आप नहीं कर सकते। आप कंडीशन बना लें कि बैंक आपको कहे कि हम आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ पार्टनर बनेंगे, बट यू विल हैव टू बाय आवर यूनिट्स ऑफ शेयर ग्रेजुअली। ठीक है, ये चीज़ जायज़ नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है? ये बात याद रखें जो मैंने अभी आपको बताया, द प्राइस ऑफ यूनिट्स ऑफ द फाइनेंसर कैन नॉट बी फिक्स्ड इन द प्रॉमिस टू परचेज। ये जो यूनिट्स ऑफ शेयर ऑफ द बैंक हैं, ये बैंक फिक्स नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ परचेज़। मतलब यूनिट्स तो आप परचेज़ करेंगे ना 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो बैंक उसको फिक्स नहीं कर सकता। द रीज़न इज़ कि बिज़नेस जो है वो आप कर रहे हैं, आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो भी कर सकता है और आपका बिज़नेस डिक्लाइन पे भी जा सकता है। ये एक अलग से इसमें इम्पॉर्टेंट इशू है जो बाकी दो में नहीं था, हाउस फाइनेंसिंग, टैक्सी फाइनेंसिंग वगैरह में नहीं था। तो अब बिज़नेस ग्रो भी कर सकता है तो आपके बिज़नेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फिर इस हिसाब से बैंक अगर पहले से डिसाइड कर ले कि हमारा यूनिट ऑफ शेयर इतना होगा, फिर तो वो ज़्यादती है बैंक के साथ, क्योंकि आपका बिज़नेस ग्रो कर चुका है, बिज़नेस की वैल्यू बढ़ चुकी है, लेकिन आप बैंक को उसी हिसाब से आप उसके यूनिट्स परचेज़ कर रहे हैं उसी प्राइस पे जो आपको उसने बैंक ने फाइनेंसिंग प्रोवाइड की थी। और अगर आपका बिज़नेस डिक्लाइन की तरफ गया है तो फिर ये आपके साथ ज़्यादती है कि बिज़नेस जो है वो डिक्लाइन पे जा चुका है, बिज़नेस की वैल्यू कम रह चुकी है, लेकिन फिर भी बैंक जो ऑलरेडी सेट कर चुका है एक प्राइस, उस प्राइस के हिसाब से आप बैंक के यूनिट्स को, जो उसके शेयर के यूनिट्स हैं, वो आप परचेज़ कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में ये गलत है। इसलिए क्या तरीका होगा, द क्लाइंट विल बाय द यूनिट्स ऑफ द फाइनेंसर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द बिज़नेस एट द टाइम ऑफ द यूनिट परचेज़। या तो आप ऐसा करें कि जिस वक्त यूनिट को आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, बैंक के यूनिट्स को, जो उसके शेयर के यूनिट्स आपने बनाए हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से, वो जब आप परचेज़ करते हैं तो उस वक्त बिज़नेस को इवैल्यूएट किया जाएगा, वैल्यू किया जाएगा कि उस वक्त बिज़नेस की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वर्थ क्या है। और इसमें एक्सपर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक की सर्विसेज को हायर कर सकते हैं जो कि आपके बिज़नेस की करेक्ट वैल्यू जो है वो डिटर्मिन करें। तो उस वक्त जो वैल्यू होगी, अगर बिज़नेस में ग्रोथ आई है, बिज़नेस बढ़ा है, उसकी वैल्यू बढ़ी है, तो ठीक है, जो यूनिट की प्राइस है बैंक की वो भी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा प्राइस पे करेंगे। और अगर उस वक्त बिज़नेस की वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है तो फिर बैंक के जो उसके शेयर की यूनिट्स हैं उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि बैंक आपको अलाउ करे, जो बैंक है, फाइनेंसर है, वो आपको अलाउ करे कि ठीक है, आप हमारे इस इन यूनिट्स को जो हमारे शेयर के यूनिट्स हैं, इनको आप किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को सेल कर लें, किसी और को पार्टनर बना लें, उसको सेल करते जाएं और फिर वो पेमेंट जो है वो आप हमें करते जाएं। जिस प्राइस पे भी आप सेल करेंगे उन यूनिट्स को, तो ऑब्वियसली वो मार्केट रेट के हिसाब से होगा ना, उस वक्त आपके बिज़नेस की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, उस हिसाब से आप सेल करेंगे, तो फिर वो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो जाएगा, तो वो भी जायज़ है, वो ठीक है, और आप वो प्राइस बैंक को पे कर दें। तो इस तरह से बैंक की उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जाएगी, उसका शेयर ऑफ ओनरशिप जो है वो कम होता जाएगा और आपका बढ़ता जाएगा, और साथ में आपने किसी और को सेल कर रहे हैं तो वो आपके साथ पार्टनर बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये था डिमिनिशिंग मुशारका का कॉन्सेप्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग तो इसमें है नहीं, सिर्फ इसमें है ट्रेड में आप प्रॉफिट देंगे बैंक को और साथ में जो है उसकी ओनरशिप को कम करते जाएंगे बाय बाइंग द यूनिट्स ऑफ द बैंक्स शेयर। बाकी दो में, टैक्सी में या हाउस फाइनेंसिंग में या किसी और एसेट फाइनेंसिंग में, उसमें आप रेंट पे करेंगे। बैंक आपको अपनी ओनरशिप वो लीज़ पे देगा और आप उसके अगेंस्ट बैंक को रेंट पेमेंट्स करेंगे।